हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी और फाइनली आज फाउंडेशन बाय अकेडमी पे हम लोग अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, जहां पे हम लोग आज करने वाले हैं बच्चों पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लास्ट टाइम स्टोइकियोमेट्री किया था ना, तुम्हें ध्यान दिया हो तो स्टोइकियोमेट्री में एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, और स्टोइकियोमेट्री की लिमिटेशन ये है कि सर अगर वहां पे मुझे रिएक्शन ही ना पता हो कि रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी या फिर प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, या फिर मुझे बैलेंसिंग करनी ना आती हो, क्या तब भी उन क्वेश्चंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करना पॉसिबल है? तो उसका आंसर हमें मिलता है बच्चों पीओएसी से, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन तभी लगाया जाता है जब हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि हमें बैलेंसिंग ना आती हो या फिर हमें रिएक्शन पता ही ना हो कि कंप्लीट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। चलिए तो डिस्कस करेंगे आज पीओएसी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ बात करेंगे मिक्सचर प्रॉब्लम्स की। ठीक है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है थ्योरेटिकल, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मिक्सचर बेस्ड आते हैं स्टोइकियोमेट्री में, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस पीओएसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पीओएसी। देखो जरा ध्यान से, पीओएसी का मतलब यहां पे क्या है पहले वो समझ लो, व्हाट इज पीओएसी। तो यार पीओएसी की अगर मैं बात करूं बच्चों, इट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब कि ये कह रहा है पीओएसी के एटम ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं। तो बात हमें पहले से पता है ना, ये बात तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, जॉन डाल्टन ने भी बोला था, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले टॉपिक में भी देखा था कि एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, मास हमेशा कंजर्व रहता है इन्हें ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये तो बात हमें पहले से पता है। अब हम इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लिख लेते हैं पहले इसमें पे, देखो द मीनिंग ऑफ पीओएसी is conservation of number of atoms or mass in a chemical reaction, समझ में आ गई बात? ठीक है, यूज कब करना है इसका लिख लेते हैं, नोट डाल के नीचे यहां पे लिख लो कि इसका यूज हमें करना कब है। नोट डाल के लिखेंगे क्या कि पीओएसी इज यूज्ड व्हेन वी डोंट हैव कंप्लीट रिएक्शन और वी डोंट नो how to balance a equation, तो दो कंडीशन में आप पीओएसी को यूज कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको पता ही ना हो कि रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन क्या है, बस आपको एक चीज दी हुई है और एक चीज पूछी हुई है ना, आपको कोई भी एक चीज का मास गिवन है, दूसरे का पूछा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन है क्या, पहली बात। दूसरी बात, आपको रिएक्शन पता भी है लेकिन आपको बैलेंसिंग करनी नहीं आती, उस केस में भी आप पीओएसी को लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं कैसे, देखो जरा ध्यान से। एग्जांपल, मान लो मुझे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कहता है 50 ग्राम ऑफ C6H12O6 का मैंने कंबशन किया। क्या किया? कंबशन किया। क्वेश्चन का कहना है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है x ग्राम, और मुझे x की वैल्यू बतानी है। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कंबशन किया C6H12O6 का, और उससे CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है x ग्राम, और बराबर में एक बात और लिखी है कि रिएक्शन में ये लिखा है, रिएक्शन नहीं दे रखी लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि x ग्राम है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान समझना, एटम कंजर्व्ड है, ये तो बात सबको पता है। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन C6H12
C6H12O6 इक्वल होंगे नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 से? बोलो हाँ है ना? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन अब प्रोडक्ट में है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो कार्बन है फ्रॉम द रिएक्टेंट वो CO2 बना रहा है। बात समझ में आ रही है? CO2 के अलावा और तो कहीं कार्बन है नहीं, ये बात हमें पहले से ही बता दी गई है। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की आप कैसे निकालते हो? क्या फॉर्मूला होता है? हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। आपको सिंपल करना है, आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे निकालते हैं? W of C6H12O6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C6H12O6। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। बोलो, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब इन नंबर ऑफ मोल्स में ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए होंगे? ये आए होंगे C6H12O6 के। टोटल C6H12O6 निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी हां, लेकिन यहां पे एक C6H12O6 में 6 कार्बन एटम है, तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर देना। तो लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर मोल्स ऑफ C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये आप निकाल चुके हैं। एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसके? C6H12O6 के। मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो मुझे मिल गए मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। क्योंकि इस एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे आ जाओ, सेम काम कर दो। क्या? WCO2 डिवाइडेड बाय MCO2 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन है। अब इससे देखो, Na से Na तो कट जाएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिस फॉर्मूले में आप मजे की बात देखिए कि ऑलमोस्ट आपको सब तो गिवन है, बस एक चीज निकालनी है। वो क्या निकालना है? WCO2। क्यों? क्योंकि WC6H12O6 आपको दिया हुआ है 50। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 कितना हो जाएगा यार? 16 6 जा 96, 12 6 जा 72, 72 और 96 168 प्लस 12, ये हो गया तुम्हारा 180 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू WCO2 को आप X बोल रहे हो क्योंकि आपको निकालना ही था, है ना? और MCO2 44 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, कोई समस्या नहीं है। नहीं है समस्या तो सॉल्व कर देंगे। 30 जा, तो X की वैल्यू बच्चों यहां से मेरे पास निकल के आ गई है 50 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन में 30। ठीक है, काट दो, हटा दो और जरा सॉल्व कर लो। 5 4 जा 20, 22 अपॉन में 3, 3 7 जा 73.3 ग्राम मेरा आंसर आ गया। विदाउट नोइंग क्या रिएक्शन में क्या हो रहा है और क्या बन रहा है। ना बैलेंस की मैंने रिएक्शन, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर दिया जस्ट बिकॉज कि मुझे पीओएसी के बारे में पता था। क्या सभी को एप्लीकेशन ऑफ पीओएसी समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है और भी अच्छे समझना चाहते हो तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से काम नहीं चलता। चलिए, एग्जांपल नंबर 2। क्या एग्जांपल नंबर 2? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास KClO3 है, ठीक है, जो टूटा, जिसने KCl बनाया प्लस O2 बनाया। आप बैलेंसिंग की नॉलेज से वंचित हैं, आपको बैलेंसिंग करनी नहीं आती, बड़ा परेशान है सर, बैलेंसिंग करनी नहीं जानता, अब मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दो कैसे कैसे आप पीओएसी लगा सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू पीओएसी, आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स of K in KClO3 इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ K in KCl। बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है? यस। अगर ऐसा है तो जरा एक बार फाइंड करिए कितने नंबर ऑफ एटम्स यहां पे आप निकाल सकते हो। तो वही आपको करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मतलब WKClO3 डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय किससे? MKClO3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से Na, और मल्टीप्लाई किससे? 1 से, क्योंकि एक KClO3 में केवल एक ही पोटेशियम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। ऐसे KCl में आ जाओ, WKCl MKCl मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 1, कटा? बोलो, कट गया? तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया WKClO3
अपॉन में MkClO3, जिसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। WkCl डिवाइडेड बाय किससे? MkCl से। अब इस फॉर्मूले का यूज करिए, बस आपको किसी एक के वेट की जरूरत है, गिवन वेट की, जो कि हर क्वेश्चन में आपको दे गई है ना, और आप फाइनली इसमें आंसर फाइंड कर दोगे कि भाई कितना KCl बनेगा। अगर आपको KCl दिया होगा तो आप KClO3 निकाल लेंगे, अगर आपको KClO3 दिया होगा तो आप KCl निकाल लेंगे। चलिए एक और काम इसमें आप कर सकते थे अभी, देखो जरा वो क्या कर सकते थे। मान लो इसी क्वेश्चन में आप एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का भी यूज कर सकते थे, आप क्लोरीन का भी यूज कर सकते थे। ऑक्सीजन का करके दिखाता हूं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स of oxygen in KClO3 is equals to number of atoms of oxygen in O2। क्या सभी को दिख रहा है साफ साफ? ठीक है जो मैंने लिखा है। KClO3 में ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? सिंपल, WkClO3 डिवाइडेड बाय MkClO3 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों 3? क्योंकि एक KClO3 में 3 ऑक्सीजन है। ऐसे राइट साइड में आ जाओ, WO2 अपॉन में MO2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, काटो, फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा क्या कि 3 WkClO3 डिवाइडेड बाय MkClO3 2 मल्टीप्लाई WO2 अपॉन में MO2। अब यहां पे जो आपका फॉर्मूला बनके तैयार हुआ है बच्चों, अगर आपको यहां पे इस केस में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो अगर आपको KClO3 दिया है तो O2 निकल जाएगा, और O2 दिया है तो KClO3 निकल जाएगा। ये थी ब्यूटी ऑफ POAC, जिसको आप यूज कर सकते हैं बच्चों यहां पे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज आप यहां पे ये कर सकते हैं। चलिए समय आ चुका है जहां पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस में पूछा गया है बच्चों। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वाज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट। बताया नहीं है कौन रिएजेंट है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स किसके? K2CO3 के सारे कार्बन टू दिस प्रोडक्ट K2ZN3FeCN6 का ट्वाइस। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको वेट ऑफ द प्रोडक्ट बता रखा है, आपको पूरी रिएक्शन नहीं बता रखी है, यहां पे नहीं बता रखी। आपको बैलेंसिंग का पता होने का मतलब ही नहीं है, आपको रिएक्शन ही नहीं पता, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो आप POAC लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जरा समझिए मेरी बात को। आपको इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि आपका जो KClO3 है उससे एक प्रोडक्ट बनाए, सॉरी K2CO3 था यहां पे तो, ठीक है, आपका जो K2CO3 है उससे आपका एक प्रोडक्ट बना है K2ZN का थ्राइस FeCN का 6 होल का ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका K2CO3 का जितना भी कार्बन है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेफ्ट साइड में K2CO3 में होंगे उतने राइट साइड में इस प्रोडक्ट में होने चाहिए। हाँ या ना? यस सर। तो नंबर ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन इन दिस प्रोडक्ट। मैं इसको प्रोडक्ट बोल रहा हूं बार बार बड़ा लिखने की वजह। ठीक है, इन दिस प्रोडक्ट। चलिए नंबर ऑफ कार्बन कैसे निकालूं K2CO3 में? सिंपल, WK2CO3 डिवाइडेड बाय MK2CO3। Na से मल्टीप्लाई क्या करूं, एवोगैड्रो नंबर दोनों तरफ कट ही जाएगा तो छोड़ दो, स्किप कर दो उस वाले स्टेप को। नंबर ऑफ कार्बन इन दिस प्रोडक्ट, W ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि यहां पे जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, वहां पे एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही कार्बन था, तो बस एक से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। हमें K2CO3 के लिए देखिए 27.6। मोलर मास ऑफ K2CO3 कितना होता है? मोलर मास ऑफ K2CO3 निकाल लेंगे। 39 टू जा 78 प्लस 12, 72 12 90 हो गए, 90 और 48 138 हो गया, इक्वल्स टू वेट निकालना है प्रोडक्ट का, और मोलिकुलर मास ऑफ प्रोडक्ट आपने पे दिया हुआ है 698, मल्टीप्लाई इट बाय 12। सही बात है? ठीक है,
यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 लाएंगे, 2 से कट जाएगा, बोलिए 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 6 जा से कट जाएगा, सही बात है। 6 1 जा 6 1 जा, एंड देन तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, तो W ऑफ प्रोडक्ट आ गया समथिंग अराउंड 11.63 ग्राम। बोलो हाँ या ना। एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, पीओएसी लगाया, आंसर निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं पता कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएजेंट आपने यूज क्या किए हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि पीओएसी का यूज किस तरीके से करना है बच्चों, बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि पीओएसी का यूज किस तरीके से करना है? ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पीओएसी का। अगर समझ में आ गया पीओएसी का यूज कैसे करना है तो क्या करिए, पोज करिए, है ना, अपने क्वेश्चन को पोज करिए और जरा करने की कोशिश कीजिए। पोज करने से पहले इस क्वेश्चन में एक हिंट ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो कि हिंट की जरूरत पड़ेगी। ए मिक्सचर ऑफ 10 ग्राम NaCl एंड CaCl2 इज ट्रीटेड विद Na2CO3। आपने एक मिक्सचर लिया है NaCl प्लस CaCl2 का, और ये मिक्सचर का टोटल मास जो है वो 10 ग्राम है, ठीक है। इसको आपने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ में, ठीक है, टू कन्वर्ट टू फॉर्म CaCO3, जिससे CaCO3 बना। विच ऑन फर्दर हीटिंग, जिसको आप फर्दर हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ये आपको दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड की फाइनल आपको गिवन वेट दिया हुआ है, और आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ NaCl इन द मिक्सचर। तो अब जरा काम करिए, एक काम करिए, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं तो, कोशिश करिए अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो। पहली बात तो ये समझिए कि इसमें पीओएसी लगाने की जरूरत हमें पड़नी भी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए, आंसर है पड़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि इस मिक्सचर ने Na2CO3 के साथ में रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और क्या बनाया, क्या आपको बताया, नहीं बताया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बताया, बात खत्म कर दी। तो यहां पे आपको पीओएसी यूज करना पड़ेगा, नो डाउट। तो जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं ट्राई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ट्राई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और नहीं कर पाओगे तो फिर बताने के लिए हूं। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। अब एक बात समझिए कि इस मिक्सचर में जो भी कैल्शियम होगा वो सारा का सारा कैल्शियम यहां गया और वही सारा का सारा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड में गया। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ कैल्शियम, number of atoms of calcium in mixture is equals to number of atoms of calcium in calcium oxide। बोलो हाँ है ना, यस सर। अब मिक्सचर में कैल्शियम कितना है मैं कैसे पता करूं, देखो जरा ध्यान से, इसका वेट अगर मैं x मान लूं तो इसका कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा, ठीक है। गिवन मास आपके सामने है, CaCl2 का मोलर मास आपको पता होता है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे कैसे, गिवन मास ऊपर, मोलर मास नीचे। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है, 40 प्लस में 71 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा करीब 121। बताइए हाँ या 121 होगा, 111 होगा। कैल्शियम मेरे पास 40 और 71, 111 हो जाएगा, ठीक है, 111 हो जाएगा। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई एक कैल्शियम क्लोराइड में एक ही कैल्शियम है, इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इन CO, गिवन मास 1.12, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 56, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय 1, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो काट दो, 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई क्या, इसको हटा के नीचे 100 कर दो और ये कट जाएगा 2 जा, तो यहां से मेरे पास 10 - x की एक वैल्यू आ गई बच्चों, और वो वैल्यू क्या है मेरे पास, वो वैल्यू है 2 × 111 अपॉन में 100, जो हो जाएगी मेरे पास 2.22। तो यहां से मेरे पास बच्चों x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से मेरे पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 10 - में 2.22, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 7.78 ग्राम। मुझसे परसेंटेज किसकी पूछी थी, NaCl की पूछी थी, x आ गया मेरे पास, तो परसेंटेज ऑफ NaCl निकालने के लिए क्या करूं,
Na का मास ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया मेरे पास 77.8% ऑफ NaCl आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ध्यान से देख लो पीओएसी का यूज किस तरीके से किया गया, किस सुंदरता के साथ किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन में कैसे पीओएसी की हेल्प से बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा पीओएसी का कंसेप्ट, जिसको आपने बहुत ही सुंदरता के साथ में कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पीओएसी के बाद बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें पीओएसी में महारत हासिल करनी, तो काम करिए स्टोइकियोमेट्री को, जो भी आपको स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन को आप बिना बैलेंसिंग किए पीओएसी से करने की कोशिश करिए, है ना। स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन है, मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि पेपर में पैसे ही करेंगे या पीओएसी लगा रहे हैं हर जगह, नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप 5 क्वेश्चन उठाइए पिछली क्लास से स्टोइकियोमेट्री के, वहां देखिए, बैलेंसिंग को छोड़िए, पीओएसी से लगाने की कोशिश करिए, आंसर आएगा आपका, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिक्सचर प्रॉब्लम्स। बहुत बार अब क्या होगा, हमारे सामने मिक्सचर प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि मिक्सचर प्रॉब्लम में पहले वाली भी मिक्सचर प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर था NaCl और CaCl2, हमने सॉल्व किया। कुछ इसी तरीके से हमें ये वाली मिक्सचर प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी, जो हमारे सामने है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस है, बहुत एक बढ़िया पीवाईक्यू है, इसको मैं हर बार कराता हूं अपने हर एक क्लास में, जब भी मैं पीओएसी फिर स्टोइकियोमेट्री कराता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन यहां से बनते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सॉलिड मिक्सचर, इसका टोटल जो वेट है वो है बच्चों 5 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट कितना है इसका, मेरा 5 ग्राम है, और मुझे इस टोटल 5 ग्राम के लिए मुझे क्या करना है यहाँ पे बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है कि मिक्सचर जो है मेरे पास लेड नाइट्रेट का है, ठीक है, और मेरे पास इसका मिक्सचर है बच्चों सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ जरा, कौन कौन है मेरे पास, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट Pb, NO3 का ट्वाइस है मेरे पास, ठीक है, और है मेरे पास सोडियम नाइट्रेट एंड NaNO3 का, ठीक है, इसमें ट्वाइस नहीं आएगा, खाली NaNO3 है। इस मिक्सचर को बच्चों, जिसका वेट अभी कितना है, इस मिक्सचर का वेट अभी के लिए कितना है, इस मिक्सचर का वेट है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम, दे रखा है साफ साफ, नॉट अप्रोक्सीमेटली। और इस मिक्सचर को बच्चों हमने किससे रिएक्ट करवा दिया, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है किससे, सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, अंटिल इसको हमने बस हीट किया है बच्चों। ठीक है, हमने इसको क्या किया हुआ है, हीट किया हुआ है। चलिए, दोनों की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होगी, क्या होगी जरा समझ लेते हैं। तो जब मैं PbNO3 के ट्वाइस को हीट करता हूं, तो बच्चों यहां पे लेड ऑक्साइड PbO बनता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है। जबकि मैं सोडियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करता हूं तो इससे नाइट्राइट बन जाती है, NaNO2 प्लस में ऑक्सीजन गैस बन जाता है। सही बात है, अगर आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्राइट बन जाएगी, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस में तुम्हारा ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। सही बात है। चलिए अब देखो आगे क्या होता है, इसको एक बार बैलेंस कर लो इस इक्वेशन को। तो क्या क्या करना है, कहां पे, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो NO3 का ट्वाइस है, तो यहां पे ट्वाइस लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 लगाइए, एक तो 2 लगा दे, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, क्या मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 3 6 2 12, 4 2 Z, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, दैट्स इट। नीचे आ जाओ, यहां पे भी क्या करना है, यहां पे 2 लगाओ, यहां पे 2 लगाओ, 6 हो गए, 6 हो गए, डन। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों क्या करना है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, A solid mixture consisting of lead nitrate, sodium nitrate was heated below 600 degree Celsius until the mass of residue was constant. Mass of residue was constant का क्या मतलब है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ गैसियस प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, ये तो हवा में उड़ जाएंगे। तो रेसिड्यू कौन बचेगा, जो नीचे बैठा हुआ होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, PbO और NaNO2। ठीक है, ये प्रोसेस आपने तब तक किया जब तक कि मास ऑफ रेसिड्यू कांस्टेंट ना हो जाए। और यहां पे लिखा हुआ है इफ द लॉस इन मास इज 28%। लॉस इन मास का क्या मतलब है, यहाँ पे अभी गैस उड़ जाएंगी तो मास में लॉस हो जाएगा। तो आपको ये बताया गया है कि टोटल जो भी हमें रिएक्टेंट है, ये जो गैस उड़ रही है, ये उस रिएक्टेंट का 28% है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से, क्या क्या कह सकता हूं मैं यहां से, कि मास ऑफ गैसेस मुझे इनडायरेक्टली दिया हुआ है 28% ऑफ द इनिशियल। कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1.28% है ना, 5 का, हाँ, तो कितना आ जाएगा, 1.40 ग्राम। बात समझ में आ रही है सभी को, इतना आपका क्या है, 1.4 ग्राम कह दो, ये क्या है आपका
जो भी मास आपका लॉस हो रहा है गैसेस की वजह से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मास ऑफ रेसिड्यू कितना समझ सकते हो यहां से आप, मास ऑफ रेसिड्यू 5 में से 1.4 अगर आप हटा देते हो तो कितना बचेगा आपका, 3.6 ग्राम बचेगा। चलिए यहां तक बात सबको समझ में आती है। अब बहुत बेसिक स्टोइकियोमेट्री लगानी है और आपको फाइनली बताना है कि अमाउंट कितना है लेड नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्रेट का अलग अलग, टोटल 5 ग्राम है, अलग अलग आपको बताना है। ध्यान देना जरा कैसे बताऊंगा। एक काम करिए, मैं इसको x ग्राम मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस। अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सेपरेटली कर रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है नीचे तो, ओ माय गॉड जगह ही कम पड़ गई। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखिए ध्यान से। लेड नाइट्रेट का एक्चुअली में वेट कितना होता है, ध्यान देना, लेड नाइट्रेट का कितना वेट होता है। अगर मैं लेड नाइट्रेट का वेट देखूं तो ये हो जाएगा मेरा 207, ठीक है ना, लेड का वेट है 207 प्लस में नाइट्रेट का ट्वाइस तो 48 62 टू जा कितने हो गए तुम्हारे, ये हो गए 124। कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 331, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी है तो टोटल हो गया 662 ग्राम। एक्चुअली में 662 ग्राम 1 मोल के लिए होता है। और उस टाइम पे पीबीओ कितना बच्चों प्रोड्यूस होता है, 207 प्लस में 16, ये कितना हो जाएगा 207 प्लस में 16 223 मल्टीप्लाई बाय 2 446 ग्राम उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है। अगर मैं स्टोइकियोमेट्री उसके बेसिस पे स्टोइकियोमेट्री पे, लेकिन क्या मेरे पास ये 662 ग्राम आंसर है, नहीं, मेरे पास कितना है, एक्स है। एक्स कैसे लाऊं, इस 662 को 662 से डिवाइड कर दो पहले और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड जो हमने स्टोइकियोमेट्री में लगाया था। बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट एक्स ग्राम है, टू नहीं है एक्स है, अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट एक्स ग्राम है तो उस वक्त मेरे पास पीबीओ कितना होगा, समझ में आ गई? सेम काम कर दो नीचे वाले के लिए। कैसे सर, देखो जरा ध्यान से, 48 और ये हो गए तुम्हारे 14 62 और 23 ये हो गए तुम्हारे 85 की फिर मल्टीप्लाई करनी है 2 से तो 170 हो गया। उस वक्त ये कितना है तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 32 और 14 कितने हो गए 46 और 49 69 मल्टीप्लाई बाय 2 138 ग्राम। क्या आपके पास ये 170 ग्राम है आंसर है? नहीं, कितना है आपके पास 5 माइनस तो 170 से डिवाइड कर दो, 170 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं इसको वापस से लिख दूं, ये टोटल 5 ग्राम था ना टोटल का, हाँ, तो 170 से पहले आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, कर दिया, बताइए 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई समस्या है किसी को भी? अगर है तो पूछो। मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स। अब देखो यहां से मैंने किया क्या, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो गिवन वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट कितना है, एक्स और 5 माइनस एक्स के बेसिस पे आपके पास आंसर आ गया। दिमाग लगाओ, इसी क्वेश्चन में हमें इसका ओवरऑल मास भी गिवन है 3.6। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 3.6 के इक्वल आना चाहिए? आंसर है हां। तो ये हो जाएगा 446 अपॉन में 662x प्लस में ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 138 अपॉन में 170 माइनस में x मल्टीप्लाई 138 अपॉन में 170 इक्वल्स टू में 3.6। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ है ना? चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, सॉल्व करके कितना आएगा मेरे पास में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं यार, तो मैं कर रहा हूं 446 डिवाइडेड बाय 662, कितना आ रहा है मेरे पास 0.67x प्लस में इसको सॉल्व करते हैं 5 मल्टीप्लाई 138 डिवाइडेड बाय 170, ये आ गया मेरे पास 4.05 माइनस में 138 डिवाइडेड बाय 170, ये मेरे पास आ गया माइनस का 0.81x इक्वल्स टू में 3.6। सही है, 3.6 को इधर ले आओ और 4.05 में से माइनस कर दो, लेफ्ट साइड में आ गया मेरे पास 0.45 और अब इन दोनों को उधर ले जाओ तो 0.81x माइनस में 0.67x, ये कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं 0.81 में से माइनस कर दूं 0.67 को बच्चों तो आ रहा है
14x। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.45 डिवाइडेड बाय 0.14। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? सही है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0.45 डिवाइडेड बाय 0.14 करेंगे तो ये आपका आंसर आया समथिंग अराउंड 3.2 ग्राम। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3.2 ग्राम, मतलब कि मेरे पास लेड नाइट्रेट की वैल्यू आ गई 3.2 ग्राम। तो मेरे पास सोडियम नाइट्रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 में से माइनस कर दो 3.2 को, बताओ आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.8 ग्राम। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, हाँ या ना? सही है। तो एक आ रहा है 3.2 और दूसरा कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉमा 1.8 ग्राम, क्योंकि टोटल था 5 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल दो कि सर ये वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो कोई सी भी क्लास में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, बहुत सिंपल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन जरूर करने के लिए ध्यान से देख लो इसको। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पॉज कर लो क्लास को अगर क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ गया है, और पॉज करने के बाद इसको खुद से करने की कोशिश करो। मेरे पास 64 ग्राम मिक्सचर है NaCl का KCl के साथ, जिसको मैंने ट्रीट किया विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। टोटल मास ऑफ द मेटल सल्फेट ऑब्टेन्ड इतना है। मास परसेंट ऑफ NaCl का मिश्रण बताना है आपको। दोनों रिएक्शन में यहां पे गिवन है। चलिए देखो कैसे करेंगे। तो मेरे पास पहली रिएक्शन में बच्चों दिया हुआ है, मेरे पास पहली रिएक्शन में दिया हुआ है 2NaCl प्लस में H2SO4 गिव्स दिस, ठीक है। अच्छा, मेरे पास टोटल मिक्सचर x 64 ग्राम है, तो मैं इसको x मान लेता हूं अभी के लिए, x है ना। लेकिन स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, पहले स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, है ना, बाद में मानते हैं इसको। मैं इसको x मान लूंगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 64 माइनस x हो जाएगा। लेकिन स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? स्टोइकियोमेट्री ये कहती है NaCl कितना होता है? 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 58.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो कितना होता है मेरे पास? ये 116 117 117 ग्राम, ठीक है। उस वक्त मेटल सल्फेट यहां पे कौन है? Na2SO4 है। कितना हो जाएगा भाई Na2SO4? SO4 कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा 96, है ना। कितना हो गया तुम्हारा? 96 और 46, ये हो गया 142 ग्राम। क्या मेरे पास एक्चुअली में NaCl 117 ग्राम है? नहीं, कितना है? X है। तो 117 से डिवाइड कर दूं और X से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास मेटल सल्फेट की वैल्यू होगी। आंसर है। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन में आ जाओ। आ गए? यहां पे मेरे पास 2 KCl है। K का मतलब 39, Cl मतलब 35.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 39 प्लस में 35.5 74.5 मल्टीप्लाई बाय 2 149 हो जाएगा। बताओ इतने हो जाएगा ना भाई। 74 टू कितने हो गए? 148 हो गए, है ना। 148 मल्टीप्लाई और उसके बाद 0.5 भी यहाँ पे, तो 149 हो गया। उस वक्त K2SO4 कितना है? ये हो गया मेरे पास कितना? 78 प्लस में 96, तो 174 हो गया। सवाल है क्या मेरे पास 149 ग्राम ऑफ KCl है? नहीं, कितना है? 64 माइनस x ग्राम है। तो 149 से डिवाइड, 64 माइनस x से मल्टीप्लाई, कर दिया। अब जो मेटल सल्फेट का जो टोटल मास मेरे पास यहां पे आ गया 142 अपॉन में 117x और 174 अपॉन में 149 ब्रैकेट में 64 माइनस x, ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? 76 के। तो लिखो 64 माइनस में x, सही बात है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 76 के इक्वल होना चाहिए। यहां पे अगर मैं इसको इक्वल रखूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी निकल के। निकाल दो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो 142 डिवाइडेड बाय 117, ये कितना आ गया मेरे पास? 1.21x आ गया, प्लस में 174 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 149, कितना आ गया? 74.7 आ गया, माइनस में 174 डिवाइडेड बाय 149, ये मेरे पास आ गया 1.16x इक्वल्स टू में 76। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो x वाला कितना बचेगा? 0.05x इक्वल्स टू में 76 माइनस में 74
4.7 कितना बचेगा? 1.3 बचेगा। तो अगर मैं 1.3 को डिवाइड करूं अब 0.05 से, तो मेरे पास आ जाएगा 26। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 26 आ रही है। अच्छा, मुझसे पूछा क्या है बच्चों इसमें? मुझसे पूछा है NaCl का परसेंटेज पूछा है मिक्सचर में, ठीक है। NaCl का मास परसेंटेज मिक्सचर। तो NaCl का मास कितना आ गया? पहले तो ये देख लो, NaCl को मैंने x माना था, 26 आ गया। तो मुझे परसेंटेज ऑफ NaCl बच्चों में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 26 अपॉन में 64 मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो हाँ है ना? सही बात है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100, समथिंग अराउंड 40.6%। आंसर कहीं मैच कर रहा है? आंसर कहीं मैच कर रहा है? कहीं पे हमने गड़बड़ किया क्या? 42 के आसपास आ रहा है ना? कहीं पे हमने डेसिमल्स में गड़बड़ की शायद, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर अराउंड आएगा समथिंग अराउंड 42.89% ऑफ NaCl, ठीक है। चलिए, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो भैया, यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में है, ठीक है। यह क्वेश्चन मिक्सचर प्रॉब्लम है और तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है, होमवर्क में करना है। और होमवर्क का मतलब यह होता है कि कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कर दो तुरंत। जैसे ही तुमने क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कर दो। मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा कि वो आंसर सही है कि नहीं है, और उसको नेक्स्ट क्लास में फिर इंप्रोवाइज करेंगे कि उसमें हमने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। यहां पे एक बात समझ लो, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं तो क्या बनता है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, पहली बात, व्हाइट रेसिड्यू किसकी बात चल रही है? ऑक्साइड होती है व्हाइट, है ना, मेटल ऑक्साइड ये क्या है? व्हाइट है। तो यहां पे इन्हीं की बात हो रही है, CaO और MgO की। इतना मेरे ख्याल से बहुत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों हमारा परसेंटेज प्योरिटी से। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, मेरे पास मैग्नेटाइट है Fe3O4 which can be converted into metallic iron by heating with CO by the reaction में रिएक्शन दे रखी है बैलेंस करके। How many kg of Fe3O4 must be produced in this way to obtain 5 kg of Fe if the process is 85% efficient? तो मान लेते हैं कि मेरा प्रोसेस भी 85% एफिशिएंट है, ठीक है। अगर ये 85% एफिशिएंट है तो कब बनाएगा ये 5 किलोग्राम Fe? देखो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। मेरे पास एक रिएक्शन है, Fe3O4 प्लस में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 3Fe प्लस में 4CO2। ये मेरे पास रिएक्शन कह रहा है कि मुझे 5 किलोग्राम Fe बतानी है। ऐसे में Fe3O4 कितना होना चाहिए, ठीक है, मुझे ये बताना है। Fe का मास 55 कंसीडर कर लो और जरा स्टोइकियोमेट्री से देखो क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 53 और 55 3 जा 165 प्लस में O4 64 229 कितना आ रहा है? 229 ग्राम होता है। कब? जब 165 ग्राम Fe होता है। सही बात है ना। हमें तो 5 किलोग्राम Fe बनाना है, तो 165 से डिवाइड करो और 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। 5000 ग्राम मतलब 5 किलोग्राम। सेम इधर कर दो, कर दिया। तो यहां से आपके पास ये आंसर आ गया कि 5 किलोग्राम Fe में कितने किलोग्राम, बाद में आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अभी पहले आंसर निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा मेरा 229 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 165। तो बच्चों ये आ रहा है समथिंग अराउंड 6.9 kg। बात समझ में आ रही है? अब आधे लोग बोलेंगे सर आंसर आ गया, इसने पूछा था कि कितना Fe3O4 चाहिए जब 5 किलोग्राम है। अब ध्यान दो बच्चों, ये तो तब है जब मेरा प्रोसेस 100% एफिशिएंट है, क्योंकि मैंने तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगाई है, सब कुछ एकदम सही मान के। अगर क्वेश्चन मेरा 85% एफिशिएंट है तो उसका मतलब ये है कि मुझे Fe3O4 को 6.9 से ज्यादा लेना चाहिए, जिससे कि रिएक्शन कम एफिशिएंट होने के बावजूद भी 5 किलोग्राम बना दे। क्योंकि अगर 85% एफिशिएंट होगा, ये तो 100% का केस हो गया ना। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर मैं ये मानूं कि ये रिएक्शन 85% एफिशिएंट है, तो मैं ये भी मान सकता हूं कि इस रिएक्शन में मैं जितना भी Fe3O4 लूंगा उसका 85% ही कंज्यूम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में मैंने X लिया था, उसका 85% कंज्यूम होगा,
और वो कंज्यूम होने वाली अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 6.9 तो होनी चाहिए, क्योंकि 6.9 पे ही 5 किलोग्राम बनेगा। तो टोटल कितना लेना चाहिए मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं, कैसे सॉल्व कर दूंगा, बोलो, बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा अगर मैं 690 को डिवाइड कर दूं 85 से, तो यार ये मेरा आंसर आ गया 8.117 किलोग्राम, और ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि 6.9 लोगे तो उसको भी अगर मैं 85% एफिशिएंट करूंगा तो 5 किलोग्राम नहीं बनेगा, 5 किलोग्राम तो 100% में बन रहा है, तो मैं कितना लूं कि वो 6.9 किसी भी चीज का 85% हो जाए। तो अब इसका मतलब ये है कि आप एक काम करिए, आप Fe3O4 को 8.117 किलोग्राम लीजिए, रिएक्शन 85% एफिशिएंट के बेसिस पे 5 किलोग्राम बना के मामला खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। फॉर द रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है दिस 1.23 gram of calcium oxide is reacted with the excess of hydrochloric acid, 1.85 gram of CaCl2 is formed. What is the percentage yield? पहले समझ लो percentage yield होता क्या है। देखो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं लेबोरेटरी में, बहुत बार बच्चों क्या होता है कि हमें एक डाटा दिया होता है, हम उस डाटा को एक पूरे एक इक्वेशन में लगाते हैं, स्टोइकियोमेट्री में लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, बताते हैं कि भाई कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या जरूरी है कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए उतना ही बनेगा? आंसर है नहीं, बहुत सारे एरर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वैल्यू अलग हो जाएगी। अब वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी अलग है उसी को हम कहते हैं बच्चों परसेंटेज यील्ड। जैसे मान के चलो किसी चीज का 100 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बन कितना रहा है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे 85 ग्राम, तो मैं बोलूंगा कि इसका यील्ड हुआ है 85%। टोटल उतना होना था लेकिन हुआ इतना, तो कितना हो गया 85%। उसी को हम कहते हैं बच्चों परसेंटेज यील्ड। बात समझ में आ रही है? कैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज यील्ड, कैसे निकालेंगे भाई? जिसकी भी परसेंटेज यील्ड आप निकाल लो, एक तो प्रोडक्ट की निकालोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऊपर रख दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपकी आई है एक्चुअली में, नीचे आप रख दो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू जो होनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज यील्ड आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में करता हूं, ध्यान से देखना। 1.23 ग्राम ऑफ CO इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना CaCl2 इज फॉर्म्ड। ये तो आपको दे दी एक्चुअल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल हो रही है। स्टोइकियोमेट्रिक आप निकालोगे कैसे? 1.23 ग्राम COA के अकॉर्डिंग। कैसे निकालोगे ध्यान दो, रिएक्शन बैलेंस है, CaCl2 की बात चल रही है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम होने पे कितना बनाता है भैया? हो जाएगा तुम्हारा 71, 71, 40, 111 ग्राम। क्या मेरे पास है 56 नहीं, कितना है मेरे पास? मेरे पास है 1.23। तो 56 को पहले 56 से डिवाइड करूंगा 1 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई करूंगा 1.23 से, वही काम यहां पे करूंगा। तो CaCl2 में पहले डिवाइड करूंगा 56 से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1.23 से। हाँ या ना, यही बात है, ठीक है। ऐसा करने से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पे तुम्हारे कैल्शियम की, ठीक है। 1.25 कर दिया, डिवाइडेड बाय 56 कर दिया, कितना आ गया 2.47। एक्चुअली में इतना होना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है 1.85। तो कितना परसेंटेज यील्ड हुआ है निकाल लो, 1.85 डिवाइडेड बाय 2.47 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 1.85 डिवाइडेड बाय 2.47 मल्टीप्लाई, दिस इज 74.8 परसेंटेज यील्ड। इसको आप 75% यील्ड भी कह सकते हैं। होना जितना चाहिए था उसका केवल 75% ही प्रोडक्शन आपका हो पाया, इतना ही आपका परसेंटेज यील्ड यहां पे निकल के आया है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है परसेंटेज यील्ड में क्या होता है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है आज का। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इतने परसेंट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 kg ऑफ कार्बन कंटेनिंग इतने परसेंट ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो मेरे पास क्या है, ध्यान दो, मेरे पास कार्बन है जिसका वेट है 1 kg, जो 100% कंबस्टिबल है, मतलब पूरा का पूरा यहां पे यूज होने वाला है। उसका आप कंबशन करोगे तो ऑक्सीजन से कंबशन करोगे CO2 बनाओगे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन, आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी एयर लें, एयर पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर, उस एयर में 21% ऑक्सीजन ही है बाय वॉल्यूम जो इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंबशन कराते हैं। पहले ये देख लो कि आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी स्टोइकियोमेट्री लगा के। चलिए
रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पे मेरे ख्याल से रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, तो 12 ग्राम पे जरूरत पड़ेगी कितने की? 32 ग्राम की। लेकिन क्या आपके पास 12 ग्राम है? नहीं, कितना है? 1 किलो है। 12 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड 1000 से मल्टीप्लाई, जिसको आप सॉल्व करके किलोग्राम में बता सकते हैं कि भाई मुझे इतना किलोग्राम की यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, ये आपका आ गया गिवन वेट जो आपको रिक्वायर्ड है। आपको वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का आपके पास एक तरीका है कि 1 मोल होते हैं 22.4 लीटर के बराबर, ठीक है। किसके? 22.4 लीटर के बराबर। बात समझ में आ रही है? इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करूं? तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जितना भी मेरे पास गिवन वेट है उसको डिवाइड कर दूं किससे? 32 से। 32 से तो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका, ऑक्सीजन का। कर दिया 32 से डिवाइड, कट कर दो, कर दिया। तो ये आ गया आपके इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इतने मोल्स में हमें बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई? 1000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर में आएगी। तो ये आ गया आपके पास 22400 अपॉन में 12 लीटर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब दिमाग लगाओ, इतनी वॉल्यूम तो मुझे इस रिएक्शन में चाहिए, एयर कितनी चाहिए? और उस एयर में ये जो वैल्यू है 21% ही होनी चाहिए, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, टोटल एयर की वॉल्यूम को x मान लेते हैं, जिसका 21% होना चाहिए 22,400 अपॉन में 12 लीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा 21 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 22,400 अपॉन में 12। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 224 10 टू द पावर 4 लिख दो इसको, ठीक है। कितना लिख दो, या चलो 4 क्या लिखोगे, कर ही दो अभी, तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे। 0000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू में 12। सही बात है? हाँ है ना? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं 2240 को डिवाइड कर दूं 12 से, डिवाइड कर दूं 21 से, तो आ रहा है x की वैल्यू 8.88 10 टू द पावर 3 लीटर्स। और यही मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इतनी एयर मुझे चाहिए जिसमें 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होगी, और मुझे यहां पे इस रिएक्शन में यूज में लानी है। चलिए, तो यहां तक हमारा बच्चों इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर आज खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद एक ही लेक्चर हमारा बचेगा, जो बचेगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। ध्यान से देख लो, होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है मिक्सचर प्रॉब्लम, सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।